हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, यानी वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर ऐसा क्या है जिससे हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि डेमोक्रेसी को हम अपने देश के लेवल पर, अपने देश में डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं। उसके लिए, डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तमाम तरह की चीज़ें हैं, जैसे संविधान हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स हैं। इन सब के माध्यम से लगता है कि देश में डेमोक्रेसी है। तो क्या ये वर्ल्ड लेवल पर भी संभव है? क्या ये वर्ल्ड लेवल पर इतने सारे देश हैं, तो क्या डेमोक्रेसी को वर्ल्ड लेवल पर प्रैक्टिस की जाती है? तो इसका आंसर भी है यस के रूप में, कि जैसे अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, यानी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, दुनिया के कुछ ऐसे खास इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं, पूरे देश में, वर्ल्ड में जितने देशें हैं उनके लिए काम करती हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस, यूएन, यानी यूएन का जो काम है वो ग्लोबल स्तर पर है, पूरे विश्व के स्तर पर है। एक है क्या, एक ग्लोबल एसोसिएशन है, एक संघ है जो जिसमें बहुत से राष्ट्र आते हैं, दुनिया के बहुत से इसमें नेशंस आते हैं, राष्ट्र आते हैं, देश आते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम लोगों में कोऑपरेशन लाना है, सहयोग की भावना लाना है, और इंटरनेशनल लॉ को लागू करना है। पूरे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कानून को इसमें रखना है, इसमें लागू करवाना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करवाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना है। आर्थिक, सारे देशों में जो देश कमजोर हैं उनकी आर्थिक डेवलपमेंट किस हद तक होती है, उसके लिए भी विशेष ध्यान देता है यूएन। फिर डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी, सामाजिक इक्वलिटी आती है इसमें। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी यूएन को है, यानी यूनाइटेड नेशन को है। उसके बाद से यूएन सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो उसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जिस तरह से यूएन है वैसे ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें होता क्या है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। पूरे देश के बीच में शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को है। आपको बता दें, इसमें कई देश शामिल हैं, लगभग 193 मेंबर स्टेट्स हैं, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और जिनको यूएन में जनरल असेंबली चुनने के लिए एक एक वोट दिया गया है। लेकिन उनके वोट से कोई विशेष मतलब नहीं है, उनके हाँ या ना से विशेष कोई मतलब नहीं है। असली जो पावर है यूएन में और यूएन सिक्योरिटी में, वो 15 मेंबर्स के हाथों में होता है। और उन 15 मेंबर्स में भी जो 5 मेंबर्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल के जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश हैं, उनके पास परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी इनके पास वेटो पावर है। वेटो पावर का मतलब ये होता है, अगर वो किसी डिसीजन में हाँ कहते हैं तो सभी लोग उसको मान लेंगे, अगर वो ना कहते हैं तो कोई भी इसको नहीं मानेगा। यानी उनके हाँ और ना से ही सारे असेंबली को देखा जाता है और तय किया जाता है। बाकी जो 10 मेंबर हो गए उन्हें जनरल असेंबली चुनती है, जो 2 साल के टर्म के लिए होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं, फिर 2 साल के बाद उनको बदल दिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट इंटरनेशनल बॉडी है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इसका मतलब ये और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम देशों को, विश्व के सभी देशों को लोन देना है, पैसे देने हैं। जिन देशों को पैसों की जरूरत होगी उनको ये पैसे देंगे, उनको ये लोन देंगे या कर्ज देंगे। अब इनमें भी एक वोटिंग राइट है। इसमें 188 मेंबर्स है और 188 मेंबर्स के अपने अलग अलग वोटिंग राइट्स हैं। लेकिन वो वोटिंग राइट्स क्या है, वो सबको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। जो जितना ज़्यादा पैसा देगा, उसमें मॉनेटरी फंड में जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसका उतना ही ज़्यादा महत्व होगा। इसमें 10 मुख्य ऐसे देश हैं जिनका 54% जो वोटिंग होता है इनका होता है। जैसे इसमें यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरबिया, कनाडा और रसिया, ये जो ऐसे देश हैं जिनका इसमें
मेन पावर है, इनका इसमें मुख्य से है, यानी ये जो बोलेंगे वही होगा, ये ज़्यादा पैसे जमा करते हैं। बाकी जो लोग हो गए, बाकी जो देश हैं, उनका इससे विशेष कोई मतलब नहीं है, उनका इसमें वेटो पावर नहीं है, लेकिन बाकी जो ये 10 लोग हैं उनको इसमें वेटो पावर दिया गया है। इसके बाद से वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सिमिलर, जैसे वर्ल्ड बैंक है और IMF दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों लोगों को पूरे देश में जितने कंट्रीज हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है उनको ये पैसे देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी प्रमोशन। आपको बता दें डेमोक्रेसी प्रमोशन, जैसे हमने देखा कि देश में डेमोक्रेसी कैसे आती है। देश में अगर डेमोक्रेसी लाना हो, अगर देश में कोई तानाशाह शासन कर रहा हो या डिक्टेटर शासन कर रहा हो या कोई मोनार्क शासन कर रहा हो, तो वहाँ के लोग जागरूक होंगे और उससे लड़ाई करेंगे, वहाँ के जो सिस्टम होगा उसको बदलने का प्रयास करेंगे, देश में डेमोक्रेसी लाएंगे। तो क्या ये वर्ल्ड लेवल पर संभव है? क्या इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के भीतर डेमोक्रेसी को लाना चाहे तो ला सकता है, और लाना अगर लाता है तो क्या वो सही है या गलत है, इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल है इराक का। आपको बता दें कि 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इराक अपने आप को स्वतंत्र करा लिया, यानी इराक जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनाइज्ड देश था। बाद में 1932 में उसे स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश सरकार से, और 3 दशक बाद यानी कि 1968 में लगभग एक पार्टी थी, अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी थी जो शासन करना शुरू कर दी, और वो शासन मिलिट्री के आधार पर शासन करने लगी, और उसी में उस एक नेता का नाम आता है जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, जिन्होंने उस पार्टी को 1968 में आगे लाने में मदद किया, उस पार्टी को जितवाने में उन्होंने मदद किया। और बाद में उन्होंने 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बने, और जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट बना, जैसे ही वो प्रेसिडेंट के रूप में इराक में अपने आप को रिप्रेजेंट किए, वो एक डिक्टेटरशिप का सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने तानाशाही शुरू कर दिया उसमें, और जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर देश चलाए जा रहे थे पहले, उस सबको खत्म कर दिया उन्होंने औरतों को मरवा दिया, बच्चों को मरवा दिया, जो उनके खिलाफ होते थे सबको मरवा दिया उन्होंने। इस चीज को देखकर यूएस और उसका जो सहयोगी देश था ब्रिटेन, इन लोगों ने इराक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने ये कहा कि इराक में डेमोक्रेसी नहीं है तो डेमोक्रेसी हम लाएंगे, यानी अमेरिका और ब्रिटेन इराक में डेमोक्रेसी लाने का निर्णय लिया। अब हमें जानना है कि एक दूसरा देश जो पावरफुल था, वो किसी दूसरे देश में जो कमजोर देश था उसमें वो डेमोक्रेसी लाने का निर्णय लेते, क्या वो डिसीजन सही था? यहाँ तक कि अमेरिका ने और ब्रिटेन ने यह डिक्लेयर किया कि इराक के पास कुछ एटॉमिक बम्स हैं, कुछ न्यूक्लियर बम्स हैं, जिससे पूरी दुनिया में अशांति आ सकती है, पूरी दुनिया के शांति के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर उन्होंने उस पर हमला करने का निर्णय लिया। यहाँ तक कि यूएन ने ये कंफर्म कर दिया कि इराक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। फिर भी चूंकि यूएस ताकतवर था, इसलिए यूएस ने किसी की बात न मानते हुए उसने इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को उनकी गलती का एहसास दिलाया, उनको मार दिया, और फिर उन्होंने नए ढंग से संविधान लिखने की बात कही। अब सद्दाम हुसैन को देखा है, सद्दाम हुसैन जो भी थे, उन्होंने अपने देश में जो कुछ भी किया, तो ये जिम्मेदारी उस देश के लोगों की थी या बाहर के देश के किसी दूसरे देश के जो ताकतवर देश था उसका था, जिसने जबरदस्ती सद्दाम हुसैन को मारा, उस देश पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को हरा दिया, और फिर अपने ढंग से उस देश में डेमोक्रेसी लाने का निर्णय लिया। अब बातें दो तरह की होती हैं। एक तो उस देश अगर उस देश के लोग जागरूक होते, उस देश के लोग अगर वहाँ पर अपने देश में डेमोक्रेसी लाने का प्रयास करते, तो वो मायने रखता है। या बाहर के दूसरे देश जो ताकतवर देश था, यहाँ तक कि यूएन की बात न मानते हुए यूएस ने उस देश पे हमला किया, उस देश के राष्ट्रपति को मारा और अपने ढंग से वहां पर शासन करने का शुरुआत की। इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे डेमोक्रेसी का प्रमोशन होता है, कैसे विश्व स्तर पर डेमोक्रेसी आती है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।